अभी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील किया कि आप कार कम चलाइए, फ्यूल कम इस्तेमाल कीजिए, तो उसका विरोध हुआ, ऑटोमेटिकली विरोध हुआ, पब्लिक आउटक्राई हुआ। और उस आउटक्राई में कांग्रेसियों को जवाब देने के लिए एक फेक फोटो चलाया गया। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, अभी भी हो सकता है आपको लगता होगा कि ये फेक फोटो नहीं, सही फोटो है। ये इंदिरा गांधी का दावा किया गया कि 6 जून 1967 का द हिंदू का न्यूज़पेपर का छपा हुआ है, लेकिन ये फेक था, क्योंकि द हिंदू ने खुद ट्वीट करके कहा कि हमारे अखबार पे ऐसा कोई उस दिन खबर छपा ही नहीं है जिसमें कि इंदिरा गांधी लोगों से अपील कर रही हो कि आप सोना मत खरीदिए। उस दिन का जो फ्रंट पेज था द हिंदू का अखबार का, उसमें युद्ध से संबंधित था, उसका टाइटल था बिटर फाइट बिटवीन अरब एंड इजराइल, लेकिन उसका सोना पे का कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। लेकिन ये इस वीडियो हम सिर्फ इसलिए नहीं बना रहे हैं कि आपको बताने के लिए कि ये जो है फेक था। हम ये बताने के लिए आपको ये वीडियो बना रहे हैं कि वो एक आर्टिकल जरूर फेक था, लेकिन 1960, 61, 62 से जैसे युद्ध होने के बाद, जब 1962 का युद्ध होता है, उसके बाद लगातार 1962 से लेकर के 1970 तक, 71 तक आपको हर साल कोई ना कोई एक जो है वो आर्टिकल कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, जहां पे कि सरकार लोगों से किसी न किसी तरह से अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है कि लोग सोना कम खरीदें, कम इस्तेमाल करें, और लोग तेल पे कम फोकस रहता है, लेकिन सोना पे पूरा फोकस रहता है। और आप मतलब सोचिए कि देश का पहला गोल्ड कंट्रोल बोर्ड भी यही 1963 में बनता है। 1963 में 10 जनवरी 1963 को इसका जन्म होता है। यानी कि युद्ध खत्म होने के बाद, 1962 के युद्ध खत्म होने के बाद, जब पूरी दुनिया जानती है कि 62 के युद्ध, और फिर उसके बाद तुरंत 65 का युद्ध होता है, और 65 के युद्ध के आसपास ही पूरे देश में अकाल होता है, जब लाल बहादुर शास्त्री पूरे देश से अपील करते हैं कि लोग एक टाइम खाना कम खाएं, लेकिन हम इज्जत से जिएंगे। अमेरिका की हमें भूख नहीं चाहिए, अमेरिका का हमें जो है वो भीख नहीं चाहिए। तो सोना कम इस्तेमाल करने का अपील लाल बहादुर शास्त्री भी करते हैं। उनके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती है, वो भी अपील करती है। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। 1960 के दशक में ऐसे आपको भरे हुए लेख मिल जाएंगे, बहुत सारे लेख मिलेंगे। और 1964 में बाज़ाब्ता कानून पास किया गया, जिसका नाम था गोल्ड कंट्रोल एक्ट। 64 में इंट्रोड्यूस किया गया, 68 में ये कानून बन भी जाता है। जब 64 में इंट्रोड्यूस किया गया, तब प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जब उसके बाद इसके ऊपर बहस हो रही थी, तब उसमें प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। और जब एक्ट ये पास हुआ, तब प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। यानी कि इस एक्ट की जो कहानी है, या फिर ये जो बोर्ड है, गोल्ड कंट्रोल बोर्ड है, इसकी कहानी जो है ये 3 प्रधानमंत्रियों से होकर के गुजरती है। और तीनों ये अपील करते हैं कि, और ये महसूस करते हैं कि देश में जितना आयात सोना हो रहा है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। एक तो पहले से ही देश में सोना उतना नहीं है, उसके ऊपर से हमने 2 युद्ध लड़ लिया है, अकाल का फेस कर रहे हैं, इसलिए अपील की जाती है, पूरा एक्ट बनाया जाता है। हालांकि इसमें और भी एक भी इंटरेस्टिंग बात है कि जब 1964 में ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, कानून जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है, तो विरोध करने वाले सिर्फ जो है वो गैर कांग्रेसी नहीं थे, क्योंकि उसमें कांग्रेस की सरकार थी। कोई सिर्फ गैर कांग्रेसी नहीं थे, बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं ने भी इसका विरोध किया था कि आप ये कैसे कर सकते हैं। उस समय यहां तक पॉलिसी लोगों को सजेस्ट किया गया, कांग्रेसी नेता ने यहां तक कह दिया कि ये जो कानून है, यानी कि जो गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 है, ये रॉलेट एक्ट जो 1919 में पास हुआ था, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, पहली बार आंदोलन किया था, उससे भी ज्यादा बुरा है। इस तरह के लोगों का कमेंट आया था उस समय कांग्रेसी नेताओं का। और उतना ही नहीं, उस समय प्राइवेट में भी बहुत, जैसे गोल्ड कंट्रोल बोर्ड जो थे, गोल्ड कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन हुआ करते थे GB कोटक, उन्होंने लोगों से अप्रोच किया था कि भाई कम गहना पहनिए, थोड़ा उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। यहां तक लोगों से अप्रोच किया गया कि आप 24 कैरेट गहना सोना पहनते हैं, या फिर 22 कैरेट का सोना पहनते हैं, आप 14 कैरेट का ही सोना पहनिए। मंगलसूत्र में कहीं भगवान ने तो ये नहीं लिखा है कि आप 18 कैरेट या 22 कैरेट या 24 कैरेट का ही पहनिएगा, तो 14 कैरेट का ही पहनिए, ताकि देश को कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा लाभ हो। हालांकि कहानियां ये भी कही जाती है कि लाल बहादुर शास्त्री ने जब अपील किया था देश से कि देश संकट में है, तो लोग अपना सोना चांदी ये सब भी दान किए थे, और वो अभी बीजेपी के लोग कह भी रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन 1960 का पूरा दशक, 1960 से लेकर के 1963, 61, 62 से लेकर के 1972, 73 तक आपको
भरे हुए ऐसे लेख मिल जाएंगे जहां पे कि सरकार किसी न किसी तरह से लोगों से अपील कर रही है सोना कम इस्तेमाल करने का, या फिर कानून ला रही है, बोर्ड बना रही है। ये कोई ऐसी घटना नहीं है, ये एक न्यूज क्लिप जो इंदिरा गांधी जिसके में स्टेटमेंट दे रही है, ये गलत हो सकता है, ये फेक हो सकता है, लेकिन वो कहानी गलत नहीं है और उसके लिए भरे हुए हैं ऐसे आर्टिकल ऐसे। और ये कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ और आखिरी बार हुआ है। याद कीजिए 1990 के दशक में 22 अगस्त 1990 देश के संसद के भीतर किसकी सरकार थी? 1990 में अगस्त में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस समय देश में जनता दल की सरकार थी। नीतीश कुमार उस समय मंत्री हुआ करते थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय देवीलाल के अंडर में काम करते थे वो। और उसके अलावा वीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और ये पहली बार गैर कांग्रेसी, दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मधु दंडवते, उनका ये स्टेटमेंट है, उनका दिया हुआ पॉलिसी स्टेटमेंट है। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, एज ए वित्त मंत्री, उन्होंने संसद के भीतर ये कहा था कि जितने भी सरकारी गाड़ियां हैं उसका इस्तेमाल किसी भी गैर सरकारी काम में नहीं होना चाहिए, संडे को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उनके अलावा उन्होंने आम जनता से अपील किया था कि आप वीक में कोई भी एक दिन चुन लीजिए जिस दिन आप गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कीजिए, ताकि पेट्रोल को बचाया जा सके। उसके साथ साथ चूंकि देश में सभी लोग जानता है फॉरेन एक्सचेंज जो है मात्र 7 दिन का बचा था, लोगों से अपील भी किया गया था कि आप सोना कम से कम इस्तेमाल कीजिए। लेकिन वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने गांव में हर किसान भाई बहन को केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति का रास्ता बताइए। और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां बनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं, हम अपने स्थानों पर गर्व करें। और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि ये नरेंद्र मोदी पहली बार कर रहे हैं, इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? आप अपने समय में वैश्विक परिस्थितियों की दुहाई देकर पल्ला झाड़ लेते थे। वैसे हम किसी पर ठीकरा फोड़ करके भाग जाने वालों में से नहीं है। कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा है, वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी।
मजा लीजिए आज। और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। अगर कांग्रेस सरकार आज सत्ता में होती, क्या देश का नसीब है? देश बच गया। लेकिन आज अगर आप होते तो महंगाई कोरोना के खाते में जमा करके झाड़ करके निकल जाते आप लोग। और एक आखिरी गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर ये ग्लोबल क्राइसिस है, यानी कि अगर ये वैश्विक संकट है, पूरे दुनिया में इस तरह का संकट चल रहा है, तो फिर यहीं बगल में श्रीलंका या फिर इस यहीं बगल में बांग्लादेश या फिर नेपाल या फिर भूटान ने किसी ने भी अपने देश की जनता से अपील क्यों नहीं किया कि आप सोना कम इस्तेमाल कीजिए या फिर आप तेल कम इस्तेमाल कीजिए? इसका मतलब है अपील करने में सिर्फ दो ही देश हैं, भारत और पाकिस्तान। उसके अलावा किसी देश ने अपील नहीं किया है, दुनिया में किसी देश ने अपील नहीं किया है। एक आध अगर आप दुनिया में ढूंढ लीजिएगा तो ढूंढ लीजिएगा यूरोपियन कंट्री में, कम से कम भारत के पड़ोसी देशों में तो सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसने अपील किया है। तो बांग्लादेश, हम मान ले कि हमारी जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान के जैसा है, बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है कि उसको तो अपील करने की जरूरत नहीं पड़ी है, भूटान को अपील करने की जरूरत नहीं पड़ी है, चीन को अपील करने की जरूरत नहीं पड़ी है, म्यांमार हो, कंबोडिया हो, किसी ने अपील नहीं किया है, सिर्फ हिंदुस्तान ने किया है। लेकिन अगर आप यही 2009-8-9 के आसपास, जो 6 और 13 के बीच में आप कह रहे थे, तो 2006-13 के बीच में जब भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि हम 2000 मीट्रिक टन सोना लाएंगे खरीद करके विदेश से, तो उस समय भारत के अलावा भारत से पहले ऑलरेडी ब्राजील, रसिया, चाइना, ये तीनों देश सोना खरीद चुके थे बाहर से, विदेशों से, क्योंकि पूरे देश में सोने का रेट बढ़ रहा था। तो ये भी एक एस्पेक्ट है कि आखिर जो सरकार प्रोजेक्ट कर रही है कि ये ग्लोबल क्राइसिस है, तो ग्लोबल क्राइसिस है तो फिर सभी देशों को इस तरह का कुछ ना कुछ मेजर्स लेना चाहिए। तो फिर भारत और पाकिस्तान ही मेजर क्यों ले रहा है, बाकी देश क्यों नहीं ले रहा है? फिर उसके बाद फिर आप 2006 से लेकर के 2013 तक का आप न्यूज़पेपरों का कटिंग उठा करके देखिए, सारा कर अध्ययन कीजिएगा, तो 2006 से लेकर के 2013 तक लगातार 6-7 सालों तक भारत सरकार, जिसमें वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी रहे, जिस समय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी भी रहे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे, वित्त के, इकोनॉमी के बड़े बड़े ये सब दिग्गज लोग हैं, उन लोगों ने सब लोगों को सलाह दिया। प्राइवेट सेक्टर से सलाह गया कि आप सोना कम इस्तेमाल कीजिए। हालांकि इसकी कहानी अलग है, 2006 से 13 की कहानी अलग ऐसे है कि 2006 के बाद लगातार तेजी से लोग सोना खरीदना शुरू करते हैं, जिससे सोने का भाव बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आप जो बिक्री का सोना होता है उसको अगर आप देखिएगा कि 2005 के आसपास है, सोने की कीमत 5,000-6,000 रुपये में 10 ग्राम आ जाया करता था, और वही सोना 2012-13 पहुंचते पहुंचते 10 ग्राम सोना 30,000, 35,000, 40,000 तक पहुंच जाता है, 50,000 तक उसके रेट पहुंच जाते हैं। यानी कि
6 साल के अंदर 6 गुना 8 से लेकर के 8 गुना तक सोने का कीमत बढ़ गया था। तो चूंकि सोने का कीमत बढ़ रहा था, उसको लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए लोगों से अपील किया जा रहा था। और एक्सपर्ट लोग, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट लोग हैं, जो लोग म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्ट करने के लिए करते हैं या फिर जो आपको शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों को बार बार कह रहे थे कि आप जितना सोना में ट्रस्ट कर रहे हैं उतना मत कीजिए, कभी भी इसका धड़ाम से गिर सकता है। हालांकि धड़ाम से उतना गिरा नहीं है। उसके बाद भी आप देखिएगा 2013 के बाद बहुत ज्यादा सोने का रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन उस तेजी से नहीं बढ़ा है जिस तेजी से 2006 से लेकर 2013 के बीच में हुआ था। तो उस समय भी सरकार पॉलिसी लाई थी कि सोना लोग कम से कम खरीदे, लेकिन इस तरह से नहीं होता था कि आप खरीदिए ही नहीं या फिर कम खरीदिए। लोगों को आगाह किया जा रहा था कि आप इतना भरोसा मत कीजिए सोने के इन्वेस्टमेंट में। और सरकार सिर्फ इतने पे नहीं रुकी कि लोगों से अपील करके बैठ गई। अब यहीं पे है कि सरकार, मोदी सरकार से ये भी तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोगों से अपील कर रहे हैं तो कुछ आप भी मेजर लीजिए। 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने, आरबीआई ने ये फैसला लिया कि 2000 मीट्रिक टन सोना खरीद के लाई विदेश से खुद, ताकि सोने के भाव जो आसमान छू रहे थे उसको कंट्रोल। क्योंकि देखिए, डिमांड सप्लाई का सीधा सा नियम अगर आप जानते हैं तो जितना ज्यादा सामान आपके पास रहेगा, देश के अंदर रहेगा, ज्यादा सामान रहेगा तो रेट अपने आप डाउन हो जाएगा। तो उस रेट को कंट्रोल करने, क्योंकि दिन दुगना रात चौगुना जब सोने का दाम बढ़ रहा था, तब मनमोहन सिंह, आरबीआई ने यह फैसला लिया कि 200 मीट्रिक टन सोना खरीद करके सरकार लाएगी, मार्केट में गिरा देगी, ताकि सोने का भाव जिस तेजी से बढ़ रहा है उस तेजी से ना बढ़े और लोग सोना के प्रति जो पागल हो गए खरीदने के लिए वो ना करें। उसके अलावा और भी बहुत सारे स्कीम लाई सरकार ने कहा ठीक है, आपको सोना खरीदना है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप गहना के लिए आप कर रहे हो तो हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोने का बिस्किट खरीद करके रख दे रहे हो तो सोने का बिस्किट मत खरीदो। आप हमसे जो सोने का रेट है वो हमें सरकार को पैसा दो, हम आपके लिए एक बिस्किट फिक्स कर देते हैं कि 10 ग्राम का एक बिस्किट आपका हो गया। जिस दिन आपको बेचना हो सोना, उस दिन हम आपको सिर्फ एक पेपर दे देंगे कि आपका एक बिस्किट सोना हमारे पास है, यानी कि सरकार के पास है। जिस दिन आपको वापस चाहिए उस दिन आप लेके जाओ, पेपर लेके आओ, और पेपर से हम आपको वो रेट दे देंगे जिस रेट से सोना उस दिन होगा, जिस भाव में बिक रहा होगा। तो कहने का उसमें फायदा ये हुआ कि सरकार सिर्फ कागज दी, और उस कागज यानी कि बॉन्ड दी, सरकार को एक्चुअली में सोना नहीं लाना पड़ा था। इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्कीम सरकार ने लाए थे। क्या अभी मनमोहन सरकार या मोदी सरकार इस तरह का स्कीम ला सकती है? लेकिन चूंकि नहीं ला सकती, इसलिए क्योंकि अभी लोग सोना खरीदना नहीं तेज किए हैं कि बढ़ा दिए, सोने खरीदने का रेट बढ़ गया है। अब तो लोगों से अपील किया जा रहा है कि भाई आप गहना ही कम खरीदिए। तो वो उस समय 2006 से लेकर 13 के दौर में नहीं हुआ था, जो कि इस बार हो रहा है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो कि इतिहास में छुपे पड़े हैं। कुछ चीज़ों को फेक कर देने से फेक नहीं हो जाता है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।